हेलो दोस्त। आज हम आप लोगों के लाए हैं वन शॉट हिंदी 100 मार्क्स का, जो आपके बिहार बोर्ड में 10th क्लास में पूछे जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको हम बता दें कि 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको गद्यांश 20 अंक का मिलेगा, जो आपको पढ़ करके उसका आंसर देना रहेगा। और निबंध रहेगा, पत्र लिख निबंध लिख रहेगा आपको। जो निबंध रहेगा, जैसे रहते हैं हम सरस्वती पूजा पर लेख रहेगा, निबंध रहेगा, या होली पर निबंध रहेगा, तो वो आपको 10 मार्क्स का मिल जाएगा। फिर 5 मार्क्स का आपको पत्र लेखन या संवाद, जो आप इसमें रुचिबद्ध हैं वो आप भर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन से बना सकते हैं। और सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2 अंक के रहेंगे। तो आप उस प्रश्न को आप हल करिएगा तो आपको मिल जाएगा आपको नंबर। चलिए, आपको इस वीडियो में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सारा चीज़ यहीं हम एक ही वीडियो में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला देखिए, पहला हम लोग हिंदी में उठाए हैं दही वाली मगम्मा से, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। इसमें सवाल जरूर आते हैं, 1 ना 2 आपको पूछ ही लेंगे आपके परीक्षा में। तो पहला इसका क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो वो श्रीनिवास है, श्रीनिवास जी हैं। दूसरा दूसरा कहता है इसमें कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कालोर कर्नाटक में हुआ था, केजीएफ जो सेक्टर है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा के पाठ के अनुवादक कौन है, जो इसको अनुवाद किए हैं? तो लिखा तो गया कर्नाटक में, क्योंकि ये कर्नाटक वाला भाषा है, कन्नड़ वाला। तो इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो B.R. नारायण ने। तो B.R. नारायण जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का विवाद किससे था? तो उसके बहू के साथ था, ठीक है ना। उसका विवाद उसके बहू के साथ था। तो पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था, किसको लेकर विवाद था? तो उसको पोते के लेकर विवाद होता था। चलिए, आगे इसका क्वेश्चन रहेगा तो आपको हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? उसकी बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है। आपको इस वीडियो में वन शॉट रहेगा, ठीक है। एक ही बार में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देरी किए, आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि विद्या वाले चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए। दही वाली 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो वह कन्नड़ भाषा की कहानी, ठीक है ना। 9 नंबर में हो गया। अब 10 नंबर का है क्वेश्चन कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो अपने पोते के लिए मिठाई रोजाना लेके जाती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वह अबरुलू के पास की गांव था, पास में ही एक गांव था, उसी गांव में वह रहती थी, अबरुलू। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक में या पाठ में बहू बहू ने सास के समझौते क्यों कर लिया? क्योंकि मजबूरी थी उसकी, कि उसको मजबूरी में उसको साथ रहना पड़ता। क्योंकि देखिए, जब जब ये दोनों में मनमुटाव रहता था, तो उसका पोता जो है, मगम्मा का पोता जो
उसके साथ खेलता कूदता। तो इसकी जो बहू नजम्मा थी उसको हर हमेशा मारता पीटता, तो फिर भी जाकर के वो अपनी दादी माँ के साथ ही खेलते रहता था। तो उनकी मजबूरी थी कि उसको सलाह करना पड़ गया। ठीक है, वैसे भी हर घर में प्रेम भाव से रहना चाहिए। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, अमराई का कुआं कहाँ था? तो वो रास्ते में था। ठीक है, अमराई का कुआं। 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दही बेचने कहाँ जाती थी? तो वो बैंगलोर जाती थी। तो मगम्मा जो है दही बेचने बैंगलोर जाती थी। 15वां नंबर क्वेश्चन, क्यों री राक्षसी से इस बच्चे से को क्यों पीट रही, इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? तो उन्होंने मगम्मा ने कहा अपनी बहू को कि क्यों रे राक्षसी ऐसा क्यों कर रही है, मेरे पोते को क्यों पीट रही है। तो यह बात मगम्मा ने अपनी बहू को कहा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो वो बहू थी उसकी मगम्मा की। अब रंगप्पा कौन था? तो वो एक जुआरी था। देखो ये जुआरी जो था, जब मगम्मा दही बेचने जाते थे तो इसके ऊपर टिप्पणी करता, इस पे जो भी बुरी निगाहें रखता, एक तरह से वह जुआरी था। और वह से हम लोग आम भाषा में उसको लफुआ बोलते, तो वह था। ठीक है, मंगप कहता है कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो वह माँ जी के पास जमा करती थी। मंगप्पा से मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रंगप्पा ने, क्योंकि देखिए राह चलते उन्होंने जो जुआरी रंगप्पा था उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया था रास्ते। कहता है कि मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगप्पा। रंगप्पा से अपना कर्ज मांग रहा था कि तुम हमको कर्ज दो, जुआ खेलता था तो हार गया होगा, तो उन्होंने इससे क्या लिया, इससे इसने कर्ज मांगा था। ठीक है ना। 19-20 हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। तो वह कभी कभी अपने घर में मनमुटाव हो जाता तो कह देते हैं कि कैसा था कि हमको आज तक एक साड़ी नसीब नहीं हुआ। तो यह बात अपने अपने आप से कह रही थी मगम्मा ने। ठीक है, मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो वह मखमल के कपड़े का ब्लाउज बनाया था। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो वह 8 रुपये थी। मगम्मा क्या खाती थी? वह पानी पूरी ज्यादा खाती थी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पूछेगा कि क्वेश्चन कि जो है मगम्मा क्या खाती थी? तो वह पानी पूरी खाती थी। तो इस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? वो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादन किए थे। दही वाली मगम्मा पाठ का मुख्य केंद्र कौन था? तो उसका मुख्य जो केंद्र था वह मगम्मा थी। मुख्य पात्र बोले, उसको मुख्य केंद्र बोले, तो उसी के ऊपर आधारित थे। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया पहले चैप्टर का खत्म। दूसरा है दहते विश्वास। दहते विश्वास कहानीकार के लेखक थे सातकोड़ी होता। ठीक है ना। तो हम एकदम आराम से चलेंगे, कोई स्पीड नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, आपको पत्र लेखन जितना भी इसमें चीज दिया गया है वो सारे का सारा आपको निचोड़ बताया जाए। कहीं आपसे कोई छुपा के कोई बात नहीं कि व्यूज के चक्कर में हम आपको बोल दे कि पढ़ते जाइए और आपके एग्जाम में हूबहू एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए कहता है क्या 28 नंबर क्वेश्चन, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो वह उड़िया भाषा के थे। सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर
1929 में उसका जन्म हुआ था। सातकोई होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। जो कोयला का भंडार है मयूरभंज, वहाँ हुआ था। आपको मयूरभंज के बारे में बता दें, कोयला का भंडार है यहाँ पे मयूरभंज में, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस लेखक लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो वह सतकोड़ी होता का। डरते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन थे? तो वह राजेंद्र प्रसाद। डरते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो वह लक्ष्मी है, ठीक है ना। लक्ष्मी और लक्ष्मण दो इसमें पति पत्नी होते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, तो उसके पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करने जाता था? तो वह कोलकाता काम करने जाता था। 32वां नंबर क्वेश्चन का है ये। 36 नंबर क्वेश्चन का था लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे उसको 1 बीघा छोड़ के गए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर है जो एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर से जरूर एक बार देख के जाइए, क्योंकि आप लोग के पास मिनिमम 1 महीने का समय बचा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या? लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो बांध में काम करने के दौरान उसकी मृत्यु, मतलब वहाँ बांध में काम ही करते थे जो उसकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे बना था? तो वह देवी बांध के नीचे उसका घर बना हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? रहते विश्वास कहानी में किस का प्रकोप दिखाया गया? तो उसमें बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया। जिस प्रकार पूरे बिहार में बाढ़, क्योंकि ये स्पेशल बिहार के बारे में ही बताया गया, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आता है, जो हम लोग का भी घर द्वार डूब जाता है बाढ़ जब आता है। तो यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बिहार अभी तक इससे उबर नहीं पा रहा है। अब इसमें किसकी गलती है? जनता की गलती है कि सरकार की गलती है? तो ये हमारे हिसाब से दोनों का गलती है इसमें। चलिए, वो तो बात की बात है, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो वो अच्युत नाम था, अच्युत नाम था, ठीक है ना। ये 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लक्ष्मी के बेटे का नाम, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो वह भुवनेश्वर शहर में, ठीक है ना। उड़ीसा भुवनेश्वर उसकी राजधानी है, भुवनेश्वर शहर में। लक्ष्मी किससे कहा लक्ष्मी किसके यहाँ काम करने जाती? तो वह तहसीलदार के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो उसका नाम था गुना निधि। तो उस पढ़ाकू लड़के का नाम था गुना निधि, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो वह सरपंच साहब को बतानी थी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो वह 4 उसके पुत्र ये संतानें थे, सॉरी पुत्र नहीं संतानें थी 4 उसकी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी, इसका मतलब 2 बेटी और 2 बेटा था, ठीक है ना। डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को दिखाया गया है, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में यहाँ भी बहुत, हमारा पूरा भागलपुर एरिया डूब जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डरते विश्वास कहानी में कुल स्कूल कहाँ है? तो वह टीले के नीचे है, मतलब टीला मतलब कोई टीला होता है, मतलब ऊंचे स्थान से टीले के नीचे रहती।
स्कूल कहाँ है? तो वह टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो उसका नाम है चंद्रा, शिव शंकर, मकरा सभी। 50 नंबर क्वेश्चन, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो वह गुणानिधि, जो कि काफी पढ़ाकू लड़के थे, उन्होंने इसका गठन किया था। लक्ष्मी ने किस कहानी की केंद्रिका पात्रा है? तो दहते विश्वास की है, दहते विश्वास की पत्रिका। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ की समस्या किस बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो वह दहते विश्वास में है। 55 नंबर क्वेश्चन, दहते विश्वास किस भाषा के अनुवादित किया है? तो वह उड़िया भाषा अनुदित। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाड़ी बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो वह बांध की निगरानी कर रहे थे, दलई बांध का। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चले गई? तो वह गुहाल में चले गई। तो गुहाल उसको कहा जाता है जो बेसिकली जहाँ पे गायें सब रखी जाती है, उसे गुहाल कहा जाता है। ठीक है ना, बिहार के बच्चे तो ये सब जरूर जानते हैं, ये देसी भाषा है गुहाल। ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कहाँ अकेली थी? तो वह कौन अकेली थी? तो वह लक्ष्मी थी। ठीक ना। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाती थी? तो वह लक्ष्मी। तो हमारा 2 चैप्टर समाप्त हो गया, तीसरे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का वर्णन पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव भी आपको देंगे। माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पाटलिकर। ईश्वर पाटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो वह गुजराती भाषा के। किस भाषा के? तो गुजराती भाषा के। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो वह गुजराती भाषा में अनुदित है। 61 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर है। 62 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो वह मंगू है। 63 नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से क्या थी? तो वह पागल और गूंगी थी। वह जन्म से पागल और गूंगी थी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। 65 नंबर क्वेश्चन, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो वह 3। 66 नंबर क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो उसका बड़ी कमो नाम थी। क्या नाम थी? कमो। 67 नंबर क्वेश्चन, कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहता था? उसकी माँ उसको अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ अस्पताल को किसके उपमा देती थी? तो वह गौशाला की। उसको अस्पताल को गौशाला के उपमा देती थी उसकी माँ। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की हो गई थी? तो वह कुसुम। कौन दूसरी लड़की जो पागल हो गई थी? उसका नाम कुसुम था। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए,
थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए 71 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है कि किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो माँ ने, उसकी माँ ने, मंगू की माँ ने भी पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो अगहन का महीना, सॉरी अगहन का दिन या अगहन का महीना, अगहन का महीना। 72 नंबर क्वेश्चन, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। छुटकारा, क्या मानती थी, छुटकारा। 73 नंबर क्वेश्चन, काला पौनी किस का लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पाटलिकर का। 74 नंबर क्वेश्चन, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा। तो मेट्रॉन ने। मंगू को भर्ती कराने, 75 नंबर क्वेश्चन, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था। तो बड़े पुत्र को। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू कब से पागल थी। वह जन्म से ही क्या थी, पागल थी। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पागलों के अस्पताल में उद्रवी मरीजों को जैसे कैसे रखा जाता है। तो वह कमरे में बंद करके रखा जाता, तो उसे कमरे में बंद करके रखा जाता था। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र किस का ऑर्डर प्राप्त किया। तो वह मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। उन्हें मजिस्ट्रेट से गुजारिश की, दरख्वास्त किया, उसे ऑर्डर मिल गया। उनासी नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ को कितनी पुत्रियां थी। तो 2 पुत्रियां थी।